अनमोल मौजूद है, जो कि पहले क्रिश्चियन हुआ करती थी और एक मुस्लिम शख्स के कहने पर इसने इस्लाम कबूल किया और उससे निकाह किया, जिससे इनका एक बच्चा भी है। मेरे साथ हो क्या रहा, ना को मेरी फैमिली रह गई है और एक शख्स है जिसके सहारे मैं अपनी सारी जिंदगी बसर कर रही हूँ और उसको भी इन लोगों ने ये करनी। इतने जालिम कैसे हो सकते, कह रहे ऊपर से मेरे बेटे को भी धमकियां दे रहे कि हम इनको भी मार देंगे। इस मासूम का क्या गुनाह है और मेरा क्या कौन सा कसूर है जो मैंने किया है। यानी कि इनके जो हस्बैंड के वालिदैन हैं, चचा हैं, वो आते हैं गन पॉइंट पे उसको अगवा करके ले जाते हैं और तशद्दुद भी करते हैं इनके ऊपर भी और इनके हस्बैंड के ऊपर भी। जब इन्होंने इस्लाम कबूल किया कि जो तो इसके बाद इनके जो नेटिव्स हैं, इसकी फैमिली है, ख़ासतौर पे पेरेंट्स, उन्होंने इनके साथ मिलना जुलना छोड़ दिया, उन्होंने इसको डिसलाइक किया और घर से निकाल दिया। कि फैमिली हमारे निकाह के खिलाफ शुरू से लेके हमारे निकाह के खिलाफ थी। उनको पता चला तो उन्होंने ये हद तक किया कि हमारे घर का सामान सारा उठा के बाहर फेंक दिया और उसको गन पॉइंट पे लेके गए हैं अपने घर। ज़बरदस्ती मेरे घर में घुसे हैं और मेरे शोहर को अगवा करके लेके गया। उसका ताया अब्बू है, उसका वालिद है, उसकी वालदा, उसके चाचे हैं यहाँ। अब मैं कोशिश करूँगा अगर 11 तारीख को इनके हस्बैंड मिल जाते हैं, पुलिस को रिकवर हो जाते हैं, तो इन मियाँ बीवी को आपस में घर भेज दिया जाए। हमें कोर्ट से बड़ी उम्मीद है, जैसे कोर्ट ने आज हमारे दलाइल सुनने के बाद उसको एसएचओ को डायरेक्शन दी है कि इनके हस्बैंड को बाजियाब करवाया जाए, और मुझे उम्मीद है कि 11 तारीख को कोर्ट इनके हस्बैंड को रिकवर करने के बाद इनके साथ भेजेगी ताकि इनके और इनके बच्चे की ज़िंदगी वो बच सके। अस्सलाम वालेकुम, आप पॉजिटिव पाकिस्तान देख रहे हैं। मुझे रिहान यूसुफ कहते हैं। तमाम तारीफ़ें ज़ात पाक के लिए जो हमारी शारक से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। नाज़रीन करम, इस वक्त मेरे साथ अनमोल मौजूद है, जो कि पहले क्रिश्चियन हुआ करती थी और एक मुस्लिम शख्स के कहने पर इसने इस्लाम कबूल किया और उससे निकाह किया, जिससे इनका एक बच्चा भी है। लेकिन आज ये परेशान हाल है और इन्होंने अदालत में पिटीशन दायर की है। क्यों की है, क्या मसला है, क्या परेशानी आ रही है, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हूँ। अच्छा अनमोल, बताइएगा, आप किसी शख्स से आपका रब्ता होता है, उसे उसके कहने पे आपने इस्लाम भी कबूल किया, रब्ता कैसे होता है, इस्लाम कबूल करने का सिलसिला कैसे होता है? भाई मैं ना फैक्ट्री में काम करती थी और मेरा जो शौहर है वलीद वो भी फैक्ट्री में काम करता था और उधर ही इसने मुझे प्रपोज़ किया। इसने इस्लामी बातें की हैं जिसमें मुझे ये लेके आया, कहता तुम मैं इस्लाम कबूल कर लो, मैं तुमसे निकाह करूँगा। और मैंने इसके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट भी किया और मैंने इस्लाम कबूल किया, शादी की, जिसमें से हमारा एक छोटा बच्चा ही है मेरे पास है जो मेरी गोद में है। यानी कि आप एक ही फैक्ट्री में काम करते थे, वहाँ से उन्होंने प्रपोज किया आपको इस्लामी बातें कह के और आपने उनके कहने पे इस्लाम भी कबूल कर लिया और आप कह रहे हैं कि आपने उससे निकाह भी कर लिया। जी जी, मेरा निकाह भी हुआ उससे। कितना अरसा हुआ निकाह को? हमारे निकाह को 3.5 साल हो चुके हैं। अच्छा, 3.5 साल हुए हैं। अनमोल, आपने अपने घर वालों को बताया था कि आप इस्लाम कबूल कर रही हैं, या आपके घर वालों को इस बात का इल्म घर है? वालों को पता चला तो उन्होंने मुझे मार पीट के घर से निकाल दिया था। मेरे माँ बाप ने बोला कि या तो तुम मर जा या हम तुम्हें मार देंगे, या तो तूने ये कौन सी हरकत की तूने। उनको बाहर से पता चला कि मैंने इस्लाम कबूल किया है और मैंने मज़हब चेंज कर लिया। इस वजह से मेरे घर वाले जो मेरे पे हाथापाई भी की है, मारा भी है और मुझे घर से निकाल दिया। तब मैं वलीद के निकाह में आ चुकी थी, तो मुझे फिर घर से निकाल दिया और वलीद मुझे लेके फिर हमने रेंट पे घर लिया और हम उधर अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी बसर कर रहे थे। हमारे तो हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रहे हैं, निकाह हो गया है, मामला चल रहे हैं, आपके बच्चा पैदा हो गया, तो फिर क्या मसला आ रहा है कि आपने उसके खिलाफ अदालत में पिटीशन दायर की है? उसकी फैमिली हमारे निकाह के खिलाफ शुरू से लेके हमारे निकाह के खिलाफ थी। उनको पता चला तो उन्होंने ये हद तक किया कि हमारे घर का सामान सारा उठा के बाहर फेंक दिया और उसको गन पॉइंट पे लेके गए हैं अपने घर। ज़बरदस्ती मेरे घर में घुसे हैं और मेरे शोहर को अगवा करके लेके गया। उसका ताया अब्बू है, उसका वालिद है, उसकी वालदा, उसके चाचे हैं यहाँ। और मेरे बेटे को भी मारा है और मुझे भी मारा है। यानी कि आपके जो सास ससुर हैं, यानी कि वलीद के जो आपके हस्बैंड है, वलीद के वालदैन और चचा, वो उसको मार के घर घर में आते हैं, मारते हैं, आपको भी मारते पीटते हैं और उसको साथ ले जाते हैं गन पॉइंट पे। जी, उसको भी लेके गए हैं और मेरे शोहर की जान को बहुत ही ज़्यादा ख़तरा है और मुझे 3 हफ्ते से मैं उनके घर पे भी जाती तो वो मुझे नहीं मिल रहे। मुझे आगे से धमकियां दी जा रही है कि तुम अपनी ज़ुबान बंद कर लो वरना हम तुम्हारे साथ बुरा करेंगे, तुम्हारे बच्चे को भी मारेंगे, तुम्हारे ख़ानदान को भी नुकसान पहुंचाएंगे। जिनके साथ मेरा 4 साल हो गया कोई तल्लुकात नहीं है।
میرا ان کے جب سے انہوں نے مجھے گھر سے نکالا، ان کو پتہ چلا میں نے اسلام قبول کیا، اس کے بعد میری فیملی کے ساتھ کوئی تعلقات نہیں ہے، کوئی ان کے ساتھ میرا رشتہ نہیں ہے جو آج میرے ساتھ کھڑے ہوں۔ واحد میرا شوہر ہی ہے جو کماتا ہے اور ہم کھاتے ہیں، اور وہ میرے بچے کا وہ باپ ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اس کو سامنے لایا جائے، اس کی جان کو جو خطرہ ہے، وہ اس کو پتہ نہیں کون سی حالت میں ہے یا کیا کیا اس کے ساتھ، کوئی عطا پتہ نہیں چل رہا ہمیں۔ تو جب آپ نے نکاح کیا تھا اس کے والدین کو اس بات کا علم نہیں تھا؟ نہیں، اس کے والدین کو علم نہیں تھا، لیکن آہستہ آہستہ جیسے کہ سال گزرا، 1.5 سال گزرا، ویسے ان کو فوری پتہ چل گیا۔ لوگوں نے جو وہ میرے گھر پہ آتے تھے، ولید کے ریلیٹیو آتے تھے میرے گھر پہ، انہوں نے گھر پہ جا کے بتایا۔ انہوں نے اتنی پہلے بھی دھمکیاں وغیرہ دیتے تھے، پہلے اس کو دیتے تھے، لیکن وہ مجھے بتاتا تھا کہ میں نے اگر گھر میں سچ بتا دیا تو میری جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن واضح ایسا وقت آ گیا کہ وہ گھر میں پتہ چل ہی گیا، تو اس وجہ سے اب وہ اس کے ساتھ اتنا پتہ نہیں کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے۔ مجھے اس بات کا کوئی، میں گھر پہ بھی گئی ہوں اور مجھے دھمکی دی جا رہی ہے، مارا جا رہا ہے، اور میں نے پھر اب میں شیلٹر ہوم میں رہ رہی ہوں، میری پاس چھت نہیں ہے، میرا سامان سارا توڑ پھوڑ دیا ہے انہوں نے، اب میرے پاس کوئی بھی گھر بار نہیں ہے جہاں پہ میں جا کے اپنا سر لگا سکوں۔ مجھے یہ ہے کہ مجھے انصاف چاہیے۔ یہ ناظرین دیکھیں ان کی کہانی ہے کہ ایک کرسچن لڑکی اسلام کی طرف آتی ہے، ایک اچھا قدم اٹھاتی ہے کسی کے کہنے پہ بے شک، لیکن اسلام قبول کرتی ہے، یہ سب سے بڑی بات ہے، اچھی بات ہے، خوبصورت بات ہے، لیکن ان کے گھر والوں نے ان کو گھر سے نکال دیا کہ آپ نے اسلام کیوں قبول کیا ہے۔ اب ان کا گھر ان کا نہیں رہا، ان کے جو جس کے ساتھ انہوں نے نکاح کیا ہے یہ وہاں پہ رہ رہی ہیں، وہاں پہ کیا ہوتا ہے ان کے جو ساس سسر ہیں، یعنی کہ ان کے جو ہسبینڈ کے والدین ہیں، چچا ہیں، وہ آتے ہیں گن پوائنٹ پہ اس کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں اور تشدد بھی کرتے ہیں ان کے اوپر بھی اور ان کے ہسبینڈ کے اوپر بھی۔ تو نکاح کے بعد انہوں نے آپ کو کرائے کے مکان میں رکھا ہوا تھا؟ جی، میں نے 3.5 سال سے اس کے ساتھ کرائے کے مکان میں، پہلے میں چھنگا مانگا رہی ہوں، اس کے بعد میں ریونڈ 1 سال رہی ہوں، اس کے بعد میں ادھر پھول نگر بستی ریونڈ کے پاس ہی ہے ادھر آ گئی۔ ہم نے 3 گھر چینج کیے ہیں، اور تینوں گھروں کے ساتھ میرے شوہر کا اسٹامپ پیپر ہوا پڑا، اس کے ساتھ میں کرایہ نامہ اس نے کروایا ہوا ہے، تو ان تینوں گھروں میں ہم ایک ساتھ ہی رہے ہیں۔ تو آپ نے اغوا کی پولیس کمپلین کروائی ہے؟ نہیں، میں نے کوئی کمپلین نہیں کروائی، کیونکہ میرے پاس مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہے۔ جب انہوں نے مجھے مارا پیٹا، کیونکہ وہ ادھر کے ان کے بھی کوئی ریلیٹیو ہیں تھانے کے، تو میں نہیں کچھ بھی کر سکتی، جس قدر انہوں نے مجھے ہراس کیا ہوا تھا میں نہیں کچھ بھی کر سکتی تھی۔ تو اب عدالت میں پٹیشن دائر کی ہے، کیا لگ رہا ہے آپ کو جج کی طرف سے انصاف ملے گا؟ جی، مجھے انصاف ملے گا، امید تو مجھے کافی دی گئی ہے، انشاءاللہ میں پاکستان کے قانون پہ فخر کرتی ہوں، یہ سب کو انصاف دلاتے ہیں، مجھے بھی انصاف دلائیں گے، اور جتنے بھی بہن بھائی مجھے دیکھ رہے ہیں، جو بھی مجھے دیکھا، میری ان سے گزارش ہے مجھے پلیز سپورٹ کریں۔ میرا کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس آج نہ کوئی آمدنی ہے، نہ کچھ بھی نہیں، ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اور نہ کوئی ایسا ریلیٹیو ہے جس کے پاس، جس کی چھت کے نیچے میں بیٹھ سکوں، کوئی ایسا جی نہیں ہے کس کے پاس میں پناہ لے سکوں۔ میرا چھوٹا سا بچہ ہے، نہ کوئی میرے پاس چھت ہے، نہ کوئی میرے پاس گھر ہے، میں کس جگہ لے کے جاؤں، نہ میں اس کو لے کے کما سکتی ہوں، کیونکہ نہ اس کا کوئی ID کارڈ ہے، نہ اس کا بے فام ہے، کچھ چیز نہیں ہے ہمارے پاس، ہم کیا کریں گے۔ ابھی آپ شیلٹر روم میں رہ رہی ہیں؟ جی ہاں، میں شیلٹر ہوم میں رہ رہی ہوں، جس کی وجہ سے میرے لیے بہت مسائل بن رہے ہیں، میرے بچے کے لیے مسائل بن رہے ہیں، آنے والی زندگی کے اس کے لیے بہت تکلیفیں آ رہی ہیں۔ اللہ نہ کرے اس کے باپ کو کچھ کر دیا تو میں ساری زندگی کیا کرنے کا، ایک باپ کے بنا بھی اولاد کی کوئی زندگی نہیں ہوتی، ماں باپ دونوں کا ساتھ چاہیے اولاد کو۔ وہ چھوٹا سا ہے، روزانہ اتنا روتا ہے اپنے باپ کو، اس کا اپنے والد کے ساتھ اتنی محبت ہے کہ وہ دن پر رات رو رہا ہے۔ آپ کو کیوں رونا آ رہا ہے؟ مجھے اس لیے رونا آ رہا ہے کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے، نہ کو میری فیملی رہ گئی ہے، اور ایک شخص ہے جس کے سہارے میں اپنی ساری زندگی بسر کر رہی ہوں، اور اس کو بھی ان لوگوں نے یہ کرنی۔ اتنے ظالم کیسے ہو سکتے، کہہ رہے اوپر سے میرے بیٹے کو بھی دھمکیاں دے رہے کہ ہم ان کو بھی مار دیں گے، اس معصوم کا کیا گناہ ہے اور میرا کیا کون سا قصور ہے جو میں نے کیا ہے۔ دیکھ لیں ناظرین، یہ دکھ بھرے آنسو ہیں جو چیخ چیخ کر اس بات کا ثبوت دے رہے ہیں کہ یہ آج کتنی تکلیف میں ہیں۔ شیلٹر روم میں رہ رہی ہیں، اسلام قبول کیا، وہاں سے ان کو گھر سے نکال دیا، ہسبینڈ کے ساتھ ایک ہنسی خوشی زندگی گزار رہی تھی، بچہ ہے، وہاں پہ کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ، آپ نے وہ ان کی کہانی سنی ہے، اور یہ اس ٹائم رو رہی ہیں، کہہ رہی ہیں کہ میں آج
तकलीफ़ में हूँ, दर-बदर हूँ, मेरा कोई घर नहीं है। तो इनके वकील से भी बात करते हैं कि केस कहाँ तक पहुँचा है और क्या इनको इंसाफ मिल पाएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मौला का करम एहसान है। सर आपने अनमोल आपी का केस लड़ रहे हैं, देख रहे हैं, इनके जैसा कि इनके हस्बैंड को उठाया गया था उनके वालिदैन की तरफ से, तो ये केस कहाँ तक पहुँचा है और क्या लगता है इंसाफ मिल पाएगा इनको? देखें जी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कि हम इनको मोस्ट वेलकम कहते हैं, ये दायरा इस्लाम में आई हैं। हमारा मज़हब इस्लाम है जो हमें तबलीग देता है अफ़ू दरगुज़र की, पासदारी की, अहद-ओ-पमा की। इन्होंने इस्लाम कबूल किया और इस्लाम कबूल करने के बाद अपनी शादी की, निकाह की, शरीयत मोहम्मदी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहत। अब इनका शादी करना जो इनके हस्बैंड की फ़ैमिली को बहुत नागवार गुज़रता था। इनके दरमियान आपस में चपकलिश होती रहती थी छोटी छोटी बातों पे, लेकिन घरों के मामलात को चलाने के लिए चीज़ों को इग्नोर करना पड़ता है, क्योंकि जो कि हमारा दीन है वो इस चीज़ का हमें सबक देता है। इसके बाद इसके हस्बैंड को पहले से ही इस चीज़ का एक एप्रीहेंशन थी कि क्योंकि उसकी जो फैमिली है वो इनको एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। तो जब ये मेरे पास आई, मैंने इनकी पूरी बात सुनी, मैंने केस सुना, तो फिर मेरे जो बीइंग लॉयर मुझे जो लगा कि मैं जो मेरे पास स्पीडी रेमेडी है वो सेक्शन 491 जो है ना CRPC हेबियस कॉर्पस, वो एक ऐसा वेपन है जो स्पीडी तौर पे इनके हस्बैंड को रिकवर करवाएगा। इनके जो इन लॉज हैं वो इनके घर आते हैं, इनके ऊपर हमला करते हैं, इनके ऊपर वेपन तारी करते हैं और कुछ ऐसे अननोन गुंडा एलिमेंट्स हैं जो इनको इसके हस्बैंड को उठा के लेके गए हैं। मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि मज़हब के नाम पे कभी भी किसी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, किसी की फीलिंग्स के साथ नहीं खेलना चाहिए। आप किसी को मज़हब के बारे में सिर्फ तबलीग कर सकते हैं, किसी के मज़हब के ऊपर आप उंगली कर सकते हैं। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि किसी के भी दीन को भी गलत ना कहो, ताकि तुम्हारे दुरुस्त दीन को, अच्छे दीन को गलत कहा जाए। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है। हमने जब पटिशन मूव की तो ऑनरेबल कोर्ट ने हमारे दलाइल सुने। दलाइल सुनने के बाद, क्योंकि इनके जो बच्चा है उसका बर्थ सर्टिफिकेट वो भी इनके हस्बैंड के पास है और इनका जो निकाह नामा है वो भी इनके हस्बैंड के पास है, तो अब कोर्ट ने हमारे दलाइल सुनने के बाद SHO सिटी रायवंड को 11 तारीख के लिए नोटिस कर दिया है, डायरेक्शन दे दिया है कि इनके हस्बैंड जो कि इलीगल एंड इम्प्रॉपर कस्टडी में हैं इनके इन लॉज के पास, उनको कोर्ट में पेश करें एंड ही बी सेट एट लिबर्टी। इसमें मैं एक बात और नोट करना चाहूँगा आपके साथ कि मैं सब फैमिलीज़ को, सब माँ बाप को एक पैगाम देना चाहूँगा, मज़हब के ऊपर कभी भी किसी भी रिलेशन को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंसानी ज़िंदगी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इनका होने वाला बच्चा जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इन केस अगर इनके हस्बैंड को जान से मार दिया जाता है तो पीछे ये जो बच्चा है, इस बच्चे का क्या होगा? और ऐसे लोग जो इस्लाम कबूल करते हैं, जो इस्लाम की सफ़ में आ रहे हैं, उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट जाएगा? तो फैमिलीज़ को चाहिए, मैं इनके जो इन लॉज हैं उनसे भी एक रिक्वेस्ट करता हूँ बीइंग लॉयर, क्योंकि हम मसालत चाहते हैं कि इनको मियाँ बीवी को आपस में ज़िंदगी गुजारने दिया जाए, ना कि इनके हस्बैंड को छुपा के इलीगली रखा जाए। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि एक खातून जो इस्लाम कबूल करती है फिर अपने घर वालों से वो हाथ धो बैठती है, घर वालों ने निकाल दिया, फिर एक वह सारा हस्बैंड था, अगर आप उसको भी अबडक्ट कर लेंगे तो वो फिर उसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। अभी भी शेल्टर रूम में रह रही है, तो जो एक खातून शेल्टर रूम में रह रही है वो कैसे ये केस लड़ पाएगी सर? जी, मैं वही, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की कि जब इन्होंने इस्लाम कबूल किया कि जो, तो इसके बाद इनके जो नेटिव्स हैं, इसकी फैमिली है, ख़ास तौर पे पेरेंट्स, उन्होंने इनके साथ मिलना जुलना छोड़ दिया, उन्होंने इसको डिसलाइक किया और घर से निकाल दिया, क्योंकि ये एक फैक्ट्री में मुलाजिम थी। उस फैक्ट्री में इनके हस्बैंड जो वलीद काज़म है उसके साथ इनकी अंडरस्टैंडिंग होगी, उसने उसको अहदीसें सुनाई, दीन का मुतालिया कराया, उससे दीन से इम्प्रेस होके इन्होंने इस्लाम कबूल किया। इस्लाम कबूल करने के बाद शादी की। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अब इनके हस्बैंड के अगवा होने के बाद ये एक शेल्टर होम में रह रही हैं, जो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और ये खाली क्वेश्चन लॉ के ऊपर नहीं है, ये इदारों के ऊपर भी है, गवर्नमेंट के भी ऊपर है। अगर एक जो आम मुसलमान है उसके लिए तो कानून और ज़ाब्ता और इस्लाम है, लेकिन जो बंदा दूसरे मज़हब से इस्लाम में इंटरेक्ट होता है
اس کے لیے تو ہمیں آسانیاں پیدا کرنی چاہیے. اب میں کوشش کروں گا اگر 11 تاریخ کو ان کے ہسبینڈ مل جاتے ہیں, پولیس کو ریکور ہو جاتے ہیں, تو ان میاں بیوی کو آپس میں گھر بھیج دیا جائے. ان کیس اگر وہ نہیں ملتے تو اس کی بابت جو ہے نا میں نے کوئی اپنے اور بھی جو لیگل ویز ہیں وہ بھی میں نے اڈاپٹ کرنے ہیں, تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ 11 تاریخ کو ہم آپ کو بتائیں گے. ہمیں کورٹ سے بڑی امید ہے, جیسے کورٹ نے آج ہمارے دلائل سننے کے بعد اس کو ایس ایچ او کو ڈائریکشن دی ہے کہ ان کے ہسبینڈ کو بازیاب کروایا جائے, اور مجھے امید ہے کہ 11 تاریخ کو کورٹ ان کے ہسبینڈ کو ریکور کرنے کے بعد ان کے ساتھ بھیجے گی تاکہ ان کے اور ان کے بچے کی زندگی وہ بچ سکے. بالکل ایسے ہی ہے. اب آپ نے انمول آپ کی باتیں سنی ہیں, ان کے لیگل ایڈوائزر ہیں, وکیل, ان کی بھی باتیں سنی ہیں, تو امید ہے کہ ان کو انصاف ملے گا, ان کے جو ہسبینڈ ہیں وہ بازیاب ہوں گے تاکہ ان کی لائف جو اچھے سے گزر رہی تھی, اچھے سے چل رہی تھی, وہ ویسے چلتی رہے, ورنہ ان کے بچے کا فیوچر بھی خراب ہوگا اور ان کی لائف بھی اپسیٹ رہے گی. مجھے اجازت ہے اس امید سے کہ ان کے ساتھ کہ ان کو انصاف ملے گا. ملاقات ہوتی ہے نئی ویڈیو میں. اللہ نگہبان.